Good morning, dear students. Today we will discuss the later part of this chapter, and already we have started this one. In the previous video, we have discussed the democracy right, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर 1776 के अंदर इंडिपेंडेंस को लेके काफ़ी वार हुआ था कि दे वांट फ्रीडम फ्रीडम चाहते थे, अपनी अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप करना चाहते थे। और जो इनका जो ये वार था ये 1776 से स्टार्ट होकर 1783 तक चला था। अब बात आती है कि इनकी राइट्स की, तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स चाहते थे। कैसे इंडिपेंडेंस से उनका जो सफ़र है वो डेमोक्रेसी तक चला था उनका। कहते हैं कि पहले यूएसए के अंदर इन्होंने ये अगेंस्ट ये किया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी का वहाँ से मोनार्की कहा है, जैसे राजा महाराजा जो होते हैं उनका समय होना। अरिस्टोक्रेसी मीन्स जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उनका ही ऑर्डर, उनका ही रूल रेगुलेशन, उनकी टर्म और कंडीशन का फॉलो करना सबसे पहले यही था। तो लेकिन ये चाहते थे कि इनको राइट टू वोट मिले, ये अपना प्रेसिडेंट खुद ही चुने। लेकिन ये मानते थे, कहते ये उन्हीं लोगों के लिए था जो वाइट मैन होते थे। तो जो हमने नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स लोगों की बात की, कहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे नेटिव के अंदर उन्हीं को मानते हैं कि कहते कुछ कुछ ये थोड़े बहुत इंडियन जैसे मिलते थे, तो इनको नेटिव भी बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए काफ़ी इन्होंने फ़ाइट किया था, लेकिन इन्होंने कुछ रूल बनाए जो वाइट मैन के लिए ही था। फिर बाद में धीरे धीरे आया कि राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कंसेप्ट है टू प्राइवेट प्रॉपर्टी अमर्ज, कि खुद की अपनी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी आप उसको परचेज कर सकते हो। कहते ये नया कंसेप्ट है वो अमर्ज करके आया। पीपल वांटेड दैट देयर कॉन्स्टिट्यूट इंक्लूड द इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी, कि सभी को अपना अधिकार हो अपनी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके रख अपने नाम से ही। फिर द स्टेट कुड नॉट ओवरराइड, कहते हैं कि इसके अंदर जो स्टेट है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन ये राइट भी क्या था, वाइट लोगों के लिए ही था, यानी कि जो ब्लैक लोग थे उनके लिए यहाँ पे कोई भी राइट्स नहीं था, उनका कोई इसके अंदर कोई हिस्सा नहीं होता था। तो इन राइट्स के लिए इन्होंने फ़ाइट किया। एक तो डेमोक्रेसी राइट्स के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर बाद में जो धीरे धीरे हमारा जो नया कंसेप्ट आएगा, विंड्स ऑफ चेंज, कहते हैं कि जिसको कहते हैं हवा का रुख होना। विंड्स ऑफ चेंज में मतलब चेंजेस के लिए किस किस तरह से इसके अंदर नए नए जो चेंजेस है वो आने लगे थे। एक जो पॉइंट था जो हमने पहले ही जो पढ़ चुके थे, जो अफ्रीका स्लेव इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर क्या था, जो स्लेव जो सिस्टम था वो भी सबसे ज़्यादा था, कि लोग तो एक दूसरे पे मतलब स्लेव ट्रेड, यानी कि ये था कि दूसरे उससे जो नॉर्थ अमेरिका से जो एज ए ट्रेड के रूप में उनको काम करवाया जाता था, दूसरे देशों से उन पे जो स्लेव है वो लेके आते थे। और इनको जो अफ्रीका स्लेव्स इन अमेरिका के अंदर क्या था, इनकी जो पर्सनल लिबर्टी नहीं हो सकती, मतलब अपने आप को फ्रीडम नहीं कर सकते। और ये जो स्लेवरी क्या होते थे, उनके एक सोशल सिस्टम का पार्ट होता था। और जो ब्लैक पीपल होते थे वो इन्फीरियर होते थे एज ए कंपैरिजन ऑफ द वाइट पीपल, यानी कि उनके कंपैरिजन के अंदर मतलब इनको छोटी जगह दी जाती थी। कुछ नेटिव थे जो अमेरिका के अंदर, ये क्या होते थे, एक सिटीजन जैसे नहीं थे, नॉट इक्वल द ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जैसे बिल्कुल भी इक्वल भी नहीं था। और एक और पार्ट इसके अंदर इसमें बताए हुए, जो इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, व्हेन यू विल सी इन द बुक ईयर पेज नंबर 226। इसके अंदर क्या थे, जो टैक्स आर्बिट्रेरी था, मतलब वो ये सीन था इसके अंदर। ये इक्वल भी नहीं होते थे, न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, ना अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते थे, जो इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर आते थे। जैसे हमारे टाइम के अंदर क्या था कि जैसे इंडियंस थे वो अपना मतलब ना तो फिजिकल मेंटलिस्ट होते थे, वो ब्रिटिश रूल के अंदर ही अपना काम करते थे। तो इसी तरह से लोगों का रुख था। फिर बाद में एक ऐसी मतलब विंड ऑफ चेंज कह सकते हैं कि 1920 से लेके थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव फॉर द नेटिव पीपल्स ऑफ द यूएसए एंड द कनाडा। कनाडा और यूएसए के जो नेटिव पीपल्स थे, कहते हैं इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और जो चीज़ें थी 1920s से ही, कहते हैं वो थिंग्स है वो चीज़ें में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होने लगी थी। वाइट अमेरिकन्स फील सिंपैथी फॉर द नेटिव्स। जो वाइट अमेरिकन्स थे, कहते वो अपने नेटिव से ही क्या कहते हैं सिंपैथी फील करना चाहते थे, कि उनको अपने इनके लिए अपना सिंपैथी दिखाए, अपना प्रेम दिखाए, लव दिखाए, स्नेह दिखाए।
लेकिन यूएसए के अंदर इन्होंने क्या किया, एक एक्ट इन्होंने डिसाइड किया, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। इसके अंदर क्या था, जो नेटिव के अंदर है रिजर्वेशन थी, जिसके अंडर वो अपनी जो लैंड को बाय कर सकते थे और लोन्स भी ले सकते थे। तो यूएसए के अंदर एक काफ़ी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द 1950s एंड द 1960s द यूएसए एंड द कैनेडियन गवर्नमेंट थॉट ऑफ एंडिंग ऑल स्पेशल प्रोविजन फॉर द नेटिव इन द होप दैट दे वुड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या था, यूएसए और जो कैनेडियन की गवर्नमेंट ने इन्होंने सोचा कि जितने भी स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए थे नेटिव्स के, कि अब उनको कहते मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करे। कहते कि यूएसए और कैनेडियन के अंदर जो लोग थे, कहते वो मेजोरिटी जिसकी भी कम होने लगी थी, वो ही चाहते थे कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है उसको मेन स्ट्रीम माना गया और मिनोरिटी को इन्होंने स्पेशल में माना गया। कहते वो उनको मर्ज करना चाहते थे कि आप इसके अंदर मर्ज हो जाओ, जितनी भी स्पेशल प्रोविज़न जो नेटिव्स को दिए गए थे कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के ज्वाइन अस द मेन स्ट्रीम। अब 1954 के अंदर बात करते हैं। अब इनके द्वारा एक डिक्लेरेशन की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन राइट्स। इसके अंदर क्या थे, नंबर ऑफ नेटिव पीपल एक्सेप्टेड सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए, कि आप जो नेटिव पीपल्स है, कहते काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को, नागरिकता को एक्सेप्ट कर चुके थे ये। अब नया जो कनाडा में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1984 के अंदर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग अब ओरिजिनल एंड द ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव। नेटिव के जो ट्रीटी राइट्स है उनको और अब ओरिजिनल को, इन सब चीज़ों को भी इन्होंने एक्सेप्ट कर चुके थे। अब आता है कि जब अमेरिका प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन था, इन्होंने स्लेवरी को अबोलिशन करने में, उसको ख़त्म करने में, डिमोलिश करने में, कहते हैं कि दे हैव आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलरेडी दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अदर चैप्टर। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने ये एक ऐसा ब्लैक प्रेसिडेंट था जिन्होंने वाइट के ऊपर अपना वाइट लोगों के ऊपर है प्रेसिडेंस बना था, तो काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और इसने स्लेवरी सिस्टम को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जो ब्लैक अमेरिकन लोग थे उनको एज ए स्लेव के रूप में रखा जाता था और उनसे काम कराया था, और हर जगह उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, चाहे जॉब पे हो, हर जगह पे उनके इनको ब्लैक के इनका जो सिस्टम है एज ए ट्रेड के रूप में भी होता था, जिसको स्लेव ट्रेड कहा जाता है। तो ये एक हवा चली थी, कहते हैं कि जो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी थी, ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी बनने लगी थी। जैसे इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934 है, फिर 1954 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया राइट्स, जो इंडियन के जो राइट्स थे वो भी डिक्लेयर हो चुके थे। और कनाडा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1982। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर सभी के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाती है, तो वो ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट होता था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के बिना एक्ट के थ्रू एक लॉ बना दिया गया था, जिसके अंदर सभी को फॉलो करना पड़ता था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है, एक डच था, डच ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोरर किया था। जो डच एक्सप्लोरर थे विलियम जेम्स, ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था 1606 के अंदर। तो एज ए तस्मानिया फॉलो द रूट ऑफ द जीन्स एंड द फाउंड न्यूजीलैंड। तो इन्होंने क्या किया था, न्यूजीलैंड को फाउंड किया था। एंड द तस्मानिया आइलैंड आर नेम्ड आफ्टर हिम, उसके बाद में इसको नेम दिया गया था। द ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स क्रुक रीच द आइलैंड ऑफ बॉटनी बे इन 1770s एंड नेम्ड इट न्यू साउथ वेल्स। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो जेम्स क्रुक, जिसको नाम दिया गया था, बॉटनी बे के अंदर 1770 के अंदर वहाँ पर पहुँचा, बाद में इसको रीनेम दिया गया था साउथ वेल्स। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ये अपने आप को मानते थे कि अब ओरिजाइंस क्या है, जो बिलोंग टू द डिफरेंट सोसाइटी, जो अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ये मानते हैं कि हम न्यू गिनिया जो एक प्लेस है, कहते वहाँ से आए थे, जो 40 ईयर्स एगो, जो इस कंटिनेंट के ऊपर एक लैंड ब्रिज है, कहते वहाँ से हम आए थे 40 ईयर्स एगो। हम यहाँ के
जो नेटिव्स हैं वो काफ़ी समय पहले है जो यहीं से आके यहीं पर ही हम रह चुके थे। अब ये बात आती है पहले की, इन द 1980 सेंचुरी के अंदर क्या थी, 350 टू 70-50 नेटिव कम्युनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिनकी अपनी लैंग्वेज थी। ये वहाँ पर क्या था कि लेटिन 18 सेंचुरी के बाद में इसको सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाने लगा था। 350 से 70-50 नेटिव कम्युनिटीज़ के अंदर जिनकी अपनी लैंग्वेज अलग होती थी और इनकी कम्युनिटीज़ भी अलग अलग होती थी। देयर इज़ अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ। If you will see the map of the Australia, north side area that is also called the Torres Strait Islander। जो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ साइड एरिया है उसको टॉरेंस स्ट्रेट इजलैंडर कहा जाता है। ये मानते हैं कि जो अब ओरिजाइन कहते हैं कि ये उनके लिए यूज़ नहीं होता जो कहीं से माइग्रेट होके आए थे या जो डिफरेंट कल्चर या रेस को बिलोंग करते थे। यानी ये अलग अलग रेस या अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखते हो तो लाइक दैट मेलबोर्न, तस्मानिया, सिडनी, ये सारे के सारे कोस्टल लैंड हैं, यानी कि जो सेंटर में ना होके बल्कि ये नियर बाय कोस्टल एरिया के अंदर है। वहाँ पर ये सारे के सारे सिचुएटेड हैं, वहीं पे ही एस्टैब्लिश किए गए हैं। In the previous video we have discussed the USA, Canada, and now we are already discussed about the Australia। अब बात करते हैं अर्ली सेटल्स की। अर्ली सेटल्स वर कन्विक्ट डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। कहते हैं अर्ली जो सेटल्स है वो इंग्लैंड से डिपोर्ट होकर वहाँ पर आ चुके हैं। When their jail terms ended, were allowed to live as free in Australia on condition that they did not return to Britain। कहते हैं इनको एज ए कन्विक्ट के रूप में इनको रखा गया था और कंडीशन के ऊपर इनको लीव किया गया था कि वो ब्रिटेन वापस मूव नहीं करेंगे। तब ये लोगों को तभी इनको फ्री किया जाएगा। तो तभी से ही सिंस दे हैड नो अदर अल्टरनेट बट टू स्टे देयर, तो इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था तो but they have to stay here। They felt no hesitation about ejecting natives from land। और इनको कोई भी इनको प्रॉब्लम भी नहीं थी, ना इनको हेजिटेशन थी, इनको नेटिव से इनको यहाँ से निकाल दिया गया था और इनकी जो लैंड थी वो भी उसके ऊपर ओवरकम कर लिया गया था। दे टुक ओवर फॉर कल्टिवेशन। नेटिव्स वर एम्प्लॉय इन फार्म्स अंडर कंडीशन ऑफ वर्क। और इनको इस कंडीशन पे भी रखा गया था कि इनको जो खेती के काम में, एग्रीकल्चर के काम में इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और जो फार्म्स था, जो फार्म्स वर्क है, इट्स सो हार्श दैट इट वाज ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी। और ये सब स्लेवरी से बिल्कुल डिफरेंट होता था। इससे भी आप टास्क, डिफरेंट टास्क कह सकते हो। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अफ्रीका कि स्लेवरी ट्रेड विल बी देयर, कि डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर, रेस डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर कि ऑन द कलर ऑफ द वाइट एंड द ब्लैक, लाइक दैट द लिटल डिफरेंट फ्रॉम दिस स्लेवरी। लेटर चाइनीज इमाइग्रेट प्रोवाइडेड चीप लेबर। बाद में जो चाइनीज इमाइग्रेशन थे इनको चीप लेबर के रूप में भी इनको यूज़ किया जाने लगा। बट दे डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन नॉन वाइट फॉर दे बैन चाइनीज इमाइग्रेशन नेक्स्ट टिल 1974। कहते हैं कि सच वाज द पॉपुलर फियर दैट द डार्क पीपल फ्रॉम द साउथ एशिया, कि जो साउथ एशिया के जो लोग थे काफ़ी डार्क थे, कहते वो ज़्यादा इनसे फियर करने लगे थे। एंड द साउथ ईस्ट एरिया माइग्रेट टू द ऑस्ट्रेलिया इन द लार्ज नंबर। और जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेट होने लगे थे काफ़ी संख्या के अंदर। ताकि इन्होंने क्या किया, फिर बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जिनमें टू कीप नॉन वाइट पीपल आउट, जिसमें जो नॉन वाइट पीपल थे उनको बाहर कर दिया गया था। अब इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या थी कि जो चीज़ें थी थिंग्स थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी थी। जैसे धीरे धीरे जैसे चेंज ऑफ विंड थे, जैसे हवा की वजह से कहते हैं हवा में ये ऐसा रुख आ गए थे जिससे चीज़ें बदलने लगी थी।
अब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? हु स्टडी द ह्यूमन बींग्स, द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन बींग्स या रेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर या सोसाइटीज़ के ऊपर स्टडी करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है WEH स्टेनर, इन्होंने एक लेक्चर दिया था 1968 के अंदर, जिसका टाइटल रखा गया था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियन अबाउट द अब ओरिजिन्स। अब ओरिजिन्स के बारे में जो हिस्टोरियन थे उनकी साइलेंस, उनकी चुप्पी की पर, इस पर एक टाइटल के ऊपर इन्होंने एक अपना एक लेक्चर दिया था। फ्रॉम द 1974 के अंदर वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, जो वाइट ऑस्ट्रेलिया जो लोग थे वो पॉलिसी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। एशियन इमाइग्रेट अलाउ एंट्री, जो एशियन इमाइग्रेट लोग थे इनको अलाउ कर दिया गया एंट्री करना। और मल्टी कल्चरलिज्म जो ऑफिशियल पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने लगी थी, क्योंकि एशियन लोगों को भी माइग्रेट कर दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी जो नेटिव थे वो भी इसी के अंदर डेवलप हो रहे थे। विच गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू नेटिव कल्चर, और दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, रिस्पेक्ट इनकी इक्वल होती थी। और यूरोप और एशिया के जो इमाइग्रेट लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अंदर वहाँ जाके अपने अपने नेटिव के अंदर जाके अपनी रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, और इक्वल और इम्पोर्टेंस दोनों ही इनको बराबर वहाँ पर दी जा रही थी। तो नाउ यू विल सी द कि हाउ द चेंजेस इज गोइंग ऑन इन 1968 एंड द 1974। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 1992। The Australian High Court declared that the terra nullius was legally invalid, कि ऑस्ट्रेलियन की हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि टेरा नोलियस वो एक इनवैलिड माना जाएगा, जिसमें क्या था, रिकॉग्नाइज नेटिव क्लेम टू लैंड फ्रॉम बिफोर 1770s, कि 1770 से पहले जो आपको अपनी जो नेटिव जो लैंड होती है उसको आपको क्लेम करना, आपको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना होगा आपने। इन 1995 के अंदर नेशनल इंक्वायरी के अकॉर्डिंग इनटू द सेपरेशन ऑफ द अब ओरिजिनल एंड द टोरेस स्टेट इज लैंडर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज, कहते हैं इनका जो सेपरेशन है इनका स्टार्ट हो गया था अब ओरिजिन का और टोरेस स्टेट इजलैंडर का। Agitation lead to a public apology for the injustice done to children in an attempt to keep white and color people apart। इसमें वाइट और कलर पीपल को अपार्ट रखा गया था, करने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन एक अपोलॉजी थी। बट 26 मई 1999 के अंदर एक नेशनल सॉरी डे बनाया गया और उसी को ऑब्जर्व रखा गया एक अपोलॉजी के रूप में, एक क्षमा के रूप में, फॉर द चिल्ड्रन लॉस्ट फ्रॉम द 1820 टू द 1970। जो 1820 से लेकर 1970s के बीच में जो बच्चे गुम हुए थे, लॉस्ट हो चुके थे, उनकी मेमोरी के अंदर एक डे जो फिक्स था नेशनल सॉरी डे के नाम से रखा गया था। दैट डे वाज फिक्स 26 मई 1999। तो इस तरह से जो चीज़ थी, जो थिंग्स है वो धीरे धीरे करके वो चेंज होने लगी थी। तो नाउ वी हैव रीड अबाउट द नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Now we have read about the Australia. Now the later part of this chapter we will study in the next video. I hope you will understand all the concept and be safe at your home. Have a nice day.